स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आप सभी के बीच में फिर से हैं भैषज कल्पना की जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसको लेकर के। और भैषज कल्पना की जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसके तीसरे पार्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं। और 15-15 प्रश्नों को अगर हम लोग इस तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करते जाएंगे तो एक 150 प्रश्नों की एक श्रृंखला बन जाएगी जो कि बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी भैषज कल्पना के विषय में। एक तैयारी के मकसद से अगर देखा जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन तैयारी का एक माध्यम बन जाएगा आपका। तो जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं उसमें जिस तरह से उनका सम्मिश्रण किया जा रहा है, प्रश्नों का जिस विषय बिंदुओं से उनको छांट काट करके आप सभी को दिया जा रहा है, तो उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत सारे ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जो नए हैं, अभी अभी यूट्यूब ज्वाइन किए हैं, अभी अभी हमारे ऐप पे क्लासेस ज्वाइन किए हैं, तो वो नए हैं तो उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके समझाना ज़रूरी है ताकि उनको सही तरीके से समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन को देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी को बता दें कि जो भी स्टूडेंट अभी भी आपका उद्देश्य है कि आप सरकारी भैषजिक बने, सरकारी नौकरी के रूप में आपको आयुर्वेद भैषजिक की पोस्ट मिले, तो अगर आप आयुर्वेद में फाइनल ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो हमारे यहाँ तैयारी इस तरीके से कराई जा रही है कि अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो आपको भर्ती का जो रिक्ति है उसको प्राप्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप जो है भर्ती के लिए जो सीट है वो आप प्राप्त कर सकते हो, एक आयुर्वेद भैषजिक आप बन सकते हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्लासेज जो है चल रही हैं, बेहतरीन क्लासेज चल रही हैं, रेगुलर क्लासेज चलाई जा रही हैं, रेगुलर आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ दी जा रही है, हमारे क्लास की वैलिडिटी लाइफ टाइम की है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आयुर्भास्कर ऐप पे अपनी सुविधा अनुसार, अपनी भर्ती के अनुसार क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। एक और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के लिए भी हमने जो है कोर्स डेवलप कर दिया है, बना दिया है। हिमाचल प्रदेश की जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भर्ती आई है उसके लिए भी कोर्स क्रिएट कर दिया गया है, आपके रिक्वेस्ट पे उसे भी हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन कर देंगे। और राजस्थान के भी स्टूडेंट्स के लिए कोर्स क्रिएट किया गया है, DANP का कोर्स जो है अभी हम ही हाल में हम लोगों ने बनाया है, जिसमें डिप्लोमा एंड आयुर्वेद नर्सिंग एंड फार्मेसी के लिए कंबाइंड कोर्स दिया जा रहा है, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर होंगे, PDF नोट्स होंगे और MCQ टेस्ट सीरीज़ वगैरह होगी। ये सारी चीज़ें हैं, हमारे ऐप पे सुविधाएं दी जा रही हैं। तो अभी भी हाल फिलहाल अगर आप कहीं तैयारी करते होगे तो आप अतिरिक्त में अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस ज्वाइन करके अपनी सुविधा अनुसार, हमारे ऐप पे जो ही आप लॉगिन करोगे तो बहुत सारे कोर्स आपको स्क्रॉल दिखेंगे, तो अपनी सुविधा अनुसार आप बिना इंक्वायरी के भी क्लासेस जो हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आपको हमसे बात करनी है, क्लासेस ज्वाइन करनी है, पर्सनली आप टैग करना चाहते हो, तो आप सुबह 11 से शाम 4 के बीच में आप कॉल कर सकते हो। आपकी कॉल के हिसाब से आपको जवाब दिया जाएगा, लेकिन आप बिना बात के कॉल नहीं करेंगे। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, क्लास से रिलेटेड कोई इशू आ रही है उसके लिए आप कॉल जो है कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है धान को भूनने के बाद लाजा तैयार होता है, इस लाजा को क्या कहते हैं। देखिए, धान जिससे चावल निकलता है, अलग राज्य के भी बच्चे होंगे जिन्हें अलग अलग जो नाम है फसलों के अलग अलग आपको पता होंगे लोकली, तो आपको बता दें कि जिससे चावल निकलता है उसे धान कह रहे हैं। तो धान से, जो धान को जब भूजा जाता है, उसको जब कढ़ाई में डाल करके भूजते हैं तो जो प्रोडक्ट निकलता है उसे आयुर्वेद में लाजा कहा गया। और हमारे यहाँ यूपी में इसे भूजा कहते हैं, फरुही भी कहते हैं, कई लोग धान का खील भी कहते हैं। ठीक है, तो वहीं पूछा जा रहा है कि धान को भूनने के बाद लाजा तैयार होता है, इस लाजा को और क्या कहते हैं। तो इस लाजा को हम जो है खील कहते हैं। अभी हमने बताया इसको खील भी कहा जाता है। नागपंचमी के उत्सव में दूध के साथ इस खील को दिया भी जाता है, नाग देवता को चढ़ाया भी जाता है। कई जगहों पर क्या है कि लक्ष्मी पूजा के दिन, मतलब कि दीपावली के दिन, यह प्रसाद स्वरूप दिया भी जाता है। और उसी तरह से अगर हम बात करें तो हमारे आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसका जो है मंड तैयार करके, पेया तैयार करके रोगी को दिया जाता है गृहिणी के तौर पे, उसके पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त बनाने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए ये चीज़ें जो हैं दी जाती हैं। तो भैषज कल्पना में लाजा एक महत्वपूर्ण विषय है, याद रखिएगा, जिसको धान का हम खील कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अगर समझें तो अगले प्रश्न में कह रहा है अंकुरित व्रीहि, अंकुरित व्रीहि या यव। अब देखिए दोनों चीज एक साथ लिख दी गई है, अंकुरित व्रीहि या यव। तो यव कहिए या व्रीहि कहिए, दोनों का मतलब क्या होता है, जौ होता है। क्या होता है, जौ। तो इसको हम कह रहे हैं व्रीहि या जौ
को अन्य क्या कहा जाता था। मतलब कि प्राचीन काल में व्रीहि या यव को और क्या कहते थे, तो उसे तोक्म कहा जाता था। क्या कहते थे? तोक्म। तो आप याद रखिएगा कि इसे तोक्म भी कहा जाता था, क्योंकि यव ही हम ज़्यादातर आपको भेषज कल्पना में यव ही दिखेगा, लेकिन आप एक अतिरिक्त नाम इसका यह भी याद रखिएगा कि इसे तोक्म भी कहा जाता था। ठीक है। अगर तीसरे प्रश्न की ओर चलें तो तीसरे प्रश्न में देखिए कह रहा है घास से निकलने वाली नवीन बाली। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे घास हैं जिसमें क्या है, पूरी तरह से विकास हो जाने के बाद उसमें बीज भी आते हैं। तो घास से जो नया बाली निकल रहा है उसे क्या कहते हैं? तो नए बाली को क्या कहा जाता है? तो नए बाली को शस्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? शस्य। तो न्यू या जो नया बाली है उसे शस्य कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। याद करने वाले ज़्यादा प्रश्न हैं, तो जब याद करने के लिए बोला जाए तो आप लिखिए और लिख करके उसको याद कीजिए। क्या पता प्रश्न जो है आपके भर्ती के हिसाब से परीक्षा में दिख भी सकता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वैदिक काल में वाजपेय किसका नाम था? तो अगर वाजपेय बात करेंगे कि वाजपेय किसका नाम था, तो वह नाम था शक्तिवर्धक पेय का। तो प्राचीन काल में शक्तिवर्धक जो पेय है उसका नाम क्या था? वाजपेय था। ठीक। तो एक तरह से यह भी प्रश्न अगर आ जाए वाजपेय क्या है, तो वाजपेय एक शक्तिवर्धक पेय है, और पेय का मतलब पेय पदार्थ पीने के लिए जो प्रयोग में लिया जाता है। उसी तरह से अगर पांचवें प्रश्न की ओर चलें तो पांचवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। बार बार आपको क्या कह रहा है कि जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं आपको उसी तरीके से याद करना है, तैयार करना है। पांचवें प्रश्न में देखिए कह रहा है चरक चूड़ामणि। तो चरक चूड़ामणि एक ग्रंथ है, तो कह रहा है कि किसके द्वारा लिखी गई है। तो चरक चूड़ामणि किस मतलब कि आचार्य द्वारा जो है लिखा गया है, किसने इसकी संरचना की है? तो यह जो है चरक चूड़ामणि जो है आचार्य चक्रपाणि दत्त द्वारा की गई है। तो कई लोग को ये नाम पता होगा कि ज़्यादातर चक्रपाणि ज़्यादातर लोग जानते हैं कि आचार्य चक्रपाणि, लेकिन आचार्य चक्रपाणि का पूरा नाम चक्रपाणि दत्त है। इन्होंने आचार्य चक्रपाणि ने चरक चूड़ामणि की संरचना की है, मतलब कि उसे उनकी रचना जो है चरक चूड़ामणि है। छठवें प्रश्न में देखिए, छठवां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है परपटी कल्पना। आपको बता दें परपटी को हम पपड़ी से समझ सकते हैं। परपटी को हम किससे समझ सकते हैं? पपड़ी से। औषध निर्माण करने की एक बहुत ही बेहतरीन प्रक्रिया है जिसमें औषधि को हाई फ्लेम पे, मतलब कि ज्वाला पे, आग पे सेक करके क्या किया जाता है? पपड़ी स्वरूप बना दिया जाता है। शॉर्ट में बताने के लिए, समझाने के लिए हम इसी तरह बता सकते हैं, लेकिन अगर भेषज कल्पना में आप औषधि निर्माण के अंतर्गत परपटी कल्पना पढ़िएगा तो एक बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन लास्ट में जो प्रोडक्ट है पपड़ी जैसा ही प्राप्त होता है, जिसे औषधि के तौर पर प्रयोग में लिया जाता है। तो परपटी कल्पना का उल्लेख सर्वप्रथम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सर्वप्रथम किस आचार्य द्वारा किया गया है? तो परपटी कल्पना का उल्लेख सर्वप्रथम किस आचार्य द्वारा किया गया है? तो वह किया गया है आचार्य चक्रपाणि द्वारा। अभी हमने बताया ना पूरा नाम क्या है इनका? चक्रपाणि दत्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अब जो भी है चक्रपाणि नाम याद रखिए, लेकिन पूरा नाम भी आप याद रखिएगा। अगर अगला प्रश्न देखा जाए तो यह भी क्या है, इसमें कह रहा है कि भेषज कल्पना के आधार स्तंभ के रूप में निम्न में से प्रतिष्ठित हैं। अब देखिए भेषज कल्पना के आधार स्तंभ किसे कहते हैं, इस तरह से भी प्रश्न हो तो आप बता सकते हैं, या भेषज कल्पना के आधार स्तंभ के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप बताइएगा आचार्य शारंगधर को, जिन्होंने शारंगधर संहिता लिखी है। ठीक है। तो आधार स्तंभ भेषज कल्पना का पूरा आधार कौन सा संहिता है? शारंगधर संहिता। और अगर पूछा जाए कि भेषज कल्पना के आचार्य जो मुख्य आचार्य हैं कौन हैं, तो शारंगधर बताइएगा। आचार्य शारंगधर जो है मुख्य आचार्य हैं, और इनकी संहिता जो है उनका पूरी तरह से एक स्तंभ का काम करती है, आधार स्तंभ का काम करती है, जिसके ऊपर पूरी भेषज कल्पना निर्धारित है, उसकी औषधि निर्माण भी निर्धारित है। आठवें प्रश्न में देखिए कह रहा है भेषज रत्नावली में कितनी आयुर्वेदी औषधियों की विविध कल्पनाओं का उल्लेख है? तो ये जो भेषज रत्नावली है यह पूरी तरह से औषध निर्माण करने के लिए, भेषज रत्नावली में कितनी आयुर्वेदी औषधियों की विविध कल्पनाओं का उल्लेख। अभी देखिए जब कल्पनाओं की बात करेंगे तो औषधि निर्माण करने की बात हो रही है कि कितनी अलग अलग तरह की औषधियों को बनाने का उल्लेख जो है भेषज कल्पना में किया गया है। और किस भेषज कल्पना के अंतर्गत बात की जा रही है, किस ग्रंथ की? भेषज रत्नावली की बस बात हो रही है। तो भेषज रत्नावली में जो
कल्पनाएं हैं वो 200 तरह की हैं। कितनी है? 200 तरह की। तो पहला ऑप्शन आप सही करोगे। 200 तरह की कल्पनाओं के निर्माण की बात भैषज रत्नावली में कही गई है। उसी तरह से अगर 9वां प्रश्न देखा जाए तो देखिए 9वें प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है किस आचार्य ने कहा है कि लोध्र, ये औषध द्रव्य है, लोध्र कषाय और गोरोचन के लेप से शरीर का वर्ण अत्यंत गौर हो जाता है। देखिए प्रश्न को समझने की आवश्यकता है। किसी आचार्य का उल्लेख है कि लोध्र जो है, लोध्र कषाय रस होता है और गोरोचन, अगर इसको एक साथ लेप किया जाए तो किसी का अगर शरीर का वर्ण श्याव है, काले रंग का है या सांवले रंग का है, तो उसका अगर लेप करेंगे तो वर्ण कैसा हो जाएगा? गौर हो जाएगा, मतलब कि गोरा रंग हो जाएगा। तो ये किस आचार्य का कथन है? तो यह है कुमार संभवकार का। आचार्य कुमार संभवकार ने ये वर्णन किया है कि लोध्र और गोरोचन का अगर लेप त्वचा पे लगाया जाए तो त्वचा का रंग गौर हो जाएगा। गौर का मतलब हम गोरे से भी समझ सकते हैं और गोरे के अतिरिक्त मतलब कि बड़े वर्ण के अंतर्गत हम समझ सकते हैं, अच्छे वर्ण के अंतर्गत समझ सकते हैं। उसी तरह से अगर 10वें प्रश्न की बात करें तो 10वां प्रश्न कह रहा है कि 100 शेर में कितना मन होता है? ये आपका मान से, ये प्रश्न जो है किससे है? मान से। मान वाले अध्याय से भी प्रश्न बहुत सारे बनने वाले हैं और मान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्राचीन काल में जो आचार्य जो नापने तौलने की जो चीज़ों को प्रयोग में लेते थे उनमें 3 तरह के पैमानों का प्रयोग करते थे, जिसमें पायमान है, द्रव्यमान है और पौतोमान है, जिसमें ठोस, द्रव और दूरी इन चीज़ों का मापन किया जाता था। तो उसी मान के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि 100 शेर। ज़्यादातर मान जो थे सटीक नहीं होते थे, लेकिन उस तरह से मोटा मोटी वो लोग मान को प्रयोग में लेते थे। तो 100 शेर में कितना मन होता है? तो 100 शेर में 2.5 मन होता है। कितना मन होता है? 2.5 मन 100 शेर में होता है। तो 2 सही 1/2 मतलब कि 2.5 मन। अगला प्रश्न, अब अगले प्रश्न में अगर देखा जाए 11वां प्रश्न कह रहा है आचार्य शारंगधर ने मान का प्रारंभ किससे किया है? आपको बता दें कलिंग मान है और अन्य आचार्यों का भी मान है, तो सबने जो है मान को अलग अलग जगहों से शुरू किया है। तो बस यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि शारंगधर ने मान का प्रारंभ किससे किया है? कहाँ से शारंगधर ने मान को शुरू किया है? तो शारंगधर ने मान शुरू किया है परमाणु से। परमाणु मतलब कि सबसे छोटी जो कण है जो दृष्टिगोचर नहीं है, उससे उन्होंने मान को स्वीकार किया है। वहाँ से उन चीज़ों को वो माप रहे हैं, वहाँ से मापन ये शुरू करते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं विज्ञान में पहले बहुत पहले ही परमाणु और कण खोज लिए गए हैं, तो उनको हम बता दें उसके भी पहले जो है जो आचार्य जो चक्र अभी बताया गया आपको कि आचार्यों ने परमाणु को भी मापन के तौर पे प्रयोग में लिया था। ठीक है, तो उसी लिए हम ये कह रहे हैं कि जो मापन है हम लोग का पहले से ही मापन की प्रक्रिया में या मान में पहले से ही महत्व है, पहले से ही सारी चीज़ों को बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे 12वां प्रश्न कह रहा है कि चरकोक्त वंशी का कितना भाग परमाणु है? अब देखिए चरक ने जो वंशी बताया, वंशी और ध्वंसी 2 तरह के मान चरक ने बताए हैं। तो वंशी जो है वह परमाणु का कितना भाग होता है? तो वंशी जो है परमाणु का 1/30वां भाग होता है। कितना होता है? 1/30वां भाग। तो ये याद करना है। याद करने के अतिरिक्त आपको इसमें कुछ और नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इसमें गुणा भाग बताने लगे, सारी चीज़ें कैलकुलेशन करने लगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। अब देखिए कह रहा है एक शुर्प में कितने तोले होते हैं? तो एक शुर्प में तोलों की संख्या पूछा जा रहा है कि कितने तोले होते हैं। तो एक शुर्प में 2048 तोले होते हैं। कितने होते हैं? 2048 तोले। एक शुर्प बराबर 2048 तोले। तो ये भी आपको इसी तरह याद रखना है, जो भी पैमाना बताया जा रहा है इसी तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद से 14वां प्रश्न देखिए, कह रहा है 12 गौर सरसप। अब देखिए यहाँ पे समझना है 12 गौर सरसप। तो गौर मतलब कि जो सफ़ेद सरसों समझ लीजिए, या गौर सरसप को हम पीले सरसों से भी तुलना कर सकते हैं कि 12 अगर सरसप का मतलब सरसों है, 12 पीले सरसों को का अगर मान देखा जाए तो वह कितना होता है? तो 12 पीले सरसों जो है 1 यौ के बराबर माना गया। 1 यौ मतलब एक जौ का जो दाना है, एक जौ के दाने के बराबर
12 पीला सरसों का दाना जो है बताया गया है। उस समय जो है इस तरह से मान होते थे, इस तरह से तौल होता था, ठीक है। तो औषधि जिनकी कम मात्रा प्रयोग में लेनी है उनको इस तरह से नापा जाता था। तो ज़्यादातर भस्म जो है धातुओं के, उनको इस तरीके से मापन किया जाता था। जब आप डिटेल में पढ़ोगे क्लासेस हमारे यहाँ, जब डिटेल में आप ज्वाइन करोगे तो जब आपको थियरी पढ़ाई जाएगी अच्छे तरीके से तो आपको समझ में आएगा कि नहीं इसमें किस तरीके से चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। अब देखिए अंतिम प्रश्न है इस जो सीरीज है उसका अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि 2000 शुभ में भार होता है। तो 2000 शुभ के भार की बात पूछ रहा है कि कितना भार होता है। तो 2000 शुभ में 1 भार होता है, ये भी याद रखना है आपको। 2000 शुभ में 1 भार होता है। ऐसे प्रश्न आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे। कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो हार्ड इसलिए नहीं है क्योंकि थियरी में ये सारी चीज़ें जो हैं पढ़ाई गई हैं और उसके बाद से इन चीज़ों को बताया जा रहा है। और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो अलग से इन्वॉल्व किए जाते हैं जिसमें चांसेस रहते हैं कि नहीं एग्जाम में हो सकते हैं, दिख सकते हैं, इसलिए बताए जाते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से प्रश्नों को बताया जाए उस तरह से प्रश्नों को तैयार कीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी भी अगर आप ये चाहते हो कि नहीं आपके क्लासमेट अगर हमसे जुड़े, आपके सहपाठी हमसे जुड़े, उन्हें भी ऐसी नॉलेज की ज़रूरत है, उन्हें भी यह चैनल दिखना चाहिए, कैसे उनकी तैयारी होनी है, उनका भविष्य कैसा है, क्योंकि आप लोगों ने आलोचनाएं बहुत सही हैं, तो वहाँ तक आप वीडियो पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम बार बार कहते हैं कि जो चीज़ें नहीं समझ में आती है तो कमेंट में आप लिखिए। कमेंटबाजी अलग चीज़ों पर नहीं होनी चाहिए, प्रश्न से रिलेटेड कमेंट कीजिए तो आपका जो है त्वरित समाधान वहीं पे किया जाएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाता है, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।